आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। वर्ल्ड लाइन पेटेक ऑर्गेनाइजेशन की 27 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की तादाद सालाना 62% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसकी वजह सच पूछा जाए तो भारत में डिजिटलाइजेशन की सरकार की कोशिशें जैसे जनधन अकाउंट्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के अलावा इंटरनेट और स्मार्टफोन की आम लोगों तक पहुंच और ई कॉमर्स का राइज करना शामिल है। यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, इन सब के इस्तेमाल को आज हम सब जानते हैं। अब हमारे समझने वाली बात यह है कि डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बनाया है, इसकी हदें क्या हैं और डिजिटल पेमेंट्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितनी तरक्की मिली है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राम सिंह। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। शुरुआत सिंह साहब आपके साथ की जाए। डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो पहले 10% डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती थी, लेकिन अब जबरदस्त इजाफा हुआ है उसमें। लेकिन जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की सरकार की जो कोशिशें थीं, क्या आपको लगता है वो सही दिशा में चल रही हैं? और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ से कितनी एक तरह से बूस्ट मिला है? आदाब हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैडम ने उठाया, हमारे देश में जो लहर आई है डिमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस पेमेंट की, उसमें अगर देखा जाए तो हर वर्ष, जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया, 62% बढ़ रहा है। हर वर्ष निरंतर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। जब हम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को फॉस्टर करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे नंबर वन कॉस्ट इफेक्ट, जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है। एक जब करेंसी प्रिंट करते हैं किसी भी कंट्री में तो उसको प्रिंट करने की एक कॉस्ट है। उदाहरण के तौर पर 2023 में भी भारत में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी है वो अभी भी पेपर करेंसी मार्केट में चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए पूरा पिछले 7 से 8 साल की प्रोग्रेस को देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा इजाफा आया है और अब हम लगभग 50% से जो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमने डिजिटल पेमेंट के द्वारा करना शुरू कर दिया। उसके पीछे जो सरकार की एक सोच थी और डिफरेंट प्रकार के जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए, फ्रॉम इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म्स के लिए और बिजनेस के लिए, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। जैसे कि एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पेमेंट को सेटल करने के लिए सरकार ने नेफ्ट, जो कि एनपीसीआई का एक बहुत ही उम्दा, मैं कहूँगा, उनका प्लेटफॉर्म उन्होंने डिजाइन किया है। 5 लाख से कम के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको उन्होंने नेफ्ट के थ्रू किया। इसके साथ साथ एक आरटीजीएस जो कि B2B प्लेटफॉर्म है, 5 लाख से ज़्यादा, क्योंकि टैक्सेशन पर्पज जब हम इस विषय में बात करते हैं तो सरकार को एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट का भी ध्यान रखना होता है। उसका उन्होंने एक सेपरेट सिस्टम तैयार किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को, क्योंकि आज की चुनौतियां केवल कैशलेस इकोनॉमी की केवल भारत की सीमाओं तक निश्चित नहीं है, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय पटल है। और यूक्रेन और रशिया के युद्ध और उसके बाद में जो लगे सैंक्शंस ने सिद्ध कर दिया है कि हमें भारत को, जिस प्रकार से हम उभरती हुई व्यवस्था के रूप में निकल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम भी SFMS, दैट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, उस तरफ भी सरकार ने अपना जो है प्रयास बढ़ा दिया है। लेकिन जो मेन, जैसा कि मैडम ने कहा कि इसमें क्या हमें अचीव हुआ है, मैं कहूँगा कि हमने बहुत लंबी यात्रा हासिल कर ली है। लेकिन ये अभी हमने इसके कुछ पड़ाव हासिल किए हैं और मैंने जैसे बताया आपको कि हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इसमें किए हैं। तो छोटी बचतों के लिए या जो छोटे पेमेंट सेटलमेंट के लिए सरकार ने बहुत तरीके के पहले कंप्लीट डिफ्यूजन ऑफ जो पेमेंट वैलेट इकोसिस्टम, जिसमें पेटीएम है, भारत पे है, फोन पे है, इस प्रकार से हमने देखे। अभी उसमें गूगल और मेटा के भी प्लेटफॉर्म आ गए हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा और परिचर्चा हो रही है और जिस मॉडल को अपनाने के लिए लगभग 62 देशों ने दुनिया के भारत सरकार को अप्रोच किया है, वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई ने भारत के टोटल कैशलेस इकोनॉमी को एक तरीके से बदल कर रख दिया है। और अगर देखा जाए जो जल्दी के आंकड़े पेटेक रिपोर्ट के, अगर मैं उससे कुछ लूँ आपके लिए,
तो भारत में डेबिट कार्ड का निरंतर प्रयोग कम हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग तो लगभग सीमित हो चुका है। और इस प्रकार से जो चार्जेज, मर्चेंट चार्जेज, जैसे मैंने कहा कि इससे कॉस्ट इकोनॉमी आती है, जो मर्चेंट चार्जेज हम वीज़ा को या मास्टर कार्ड को पे करते थे, अब वो भारत का रुपया भारत में, भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा और भारत ने अपना बहुत ही सुंदर एक सिस्टम जो है उसको डेवलप किया है। तो कुल मिला के जो लबाब है पिछले 5 से 8 वर्षों का सरकार के, जो भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोदी के अथक परिश्रम से और सरकार के उचित दिशा निर्देशन से जो कार्य हुए हैं 7-8 सालों में, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई तरीके के इनिशिएटिव्स, जैसा कि मैडम ने शुरू में कहा, टेलीफोन, स्मार्टफोन को बढ़ावा देना, इंटरनेट को की जो रीच को है पेनिट्रेट करना, कॉस्ट इफेक्टिव इंटरनेट सर्विसेज देना जनता को, और इसके साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इनेबलिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो भीम हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो आधार पे हो, चाहे वो आईएमपीएस हो, इस प्रकार के डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जो जनता के, जो जनता जिनको यूज कर सकती है उनको तैयार करना। उससे मुझे लग रहा है कि भारत ने लंबी छलांग लगाई है। मैंने बताया अभी भी 35 लाख रुपए हैं, लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ा मुकाम इस क्षेत्र में हासिल कर लिया है। तो जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हो, वो सब तो अपना सेट हो चुका है। कुछ कुछ कमियां हैं वो अभी और बेहतर होने वाली हैं और समय के साथ होंगी भी। लेकिन अगर हम इधर B2B बिजनेस की बात करें, अगर हम MSMEs की बात करें, अगर हम स्मॉल कंपनीज की बात करें या मिड साइज कंपनीज की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ये नेटवर्क जो है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स का, इस सब से कितना फ़ायदा कंपनी को भी होता है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, फ्रॉड्स कम हो जाते हैं, इनवॉइसेस की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि कैश फ्लो पर कंट्रोल अच्छा हो सकता है। जी सोनिया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उनको जो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले, अगर आप पहले के हिसाब से अगर कंपेयर करें, पहले हमारा जो टाइम था, पेमेंट्स का टाइम था, वो इतना ज़्यादा हुआ करता था और उसमें कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती थी। अगर आप जैसे देखें, पहले अगर आपको कोई पेमेंट करना है, कोई बड़ा पेमेंट करना है, तो जो बिजनेसमैन है उसको बैंक में जाके एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, और ड्राफ्ट बना के उसको जो है उसके चार्जेस भी देने पड़ते थे, और फिर वो ड्राफ्ट जो है वो अपने सप्लायर को भेजता था, फिर वहाँ से वो पेमेंट होता था। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत टाइम जाता था। लगभग आप ये मान के चलिए, आज अगर आप पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 1 हफ्ते के आसपास वो जाके ख़त्म होता था। अब आज क्या हो गया है, आज की डेट में अगर आप देखें कि जो पेमेंट्स हैं वो इतनी स्मूथ हो गई हैं कि आपको अगर कोई इन्वॉइस आया, आपने देखा, उस इन्वॉइस को चेक किया, बिजनेसमैन ने वो चेक किया और चेक करके इमीडिएटली पेमेंट इनिशिएट कर दिया। आप आज की डेट में पेमेंट जो है आज इनिशिएट किया, विद इन मिनट्स उसके बैंक अकाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इससे स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है बिज़नेस करने की, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं कितनी ज़्यादा हो रही हैं, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो बिज़नेस भी ज़्यादा होगा, और बिज़नेस ज़्यादा होगा तो नेचुरली एक कंट्री की, हमारे देश की जो GDP जो ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ ले रही है, वो इसका एक बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम देखें कि पहले ज़माने में मार्केट का जो एक्सेस था बिजनेसमैन का, वो एक लिमिटेड हुआ करता था। अगर आप एक शहर में बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी रीच एक दिल्ली में एक या तो लोकल मार्केट में होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा दिल्ली कवर कर रहे हो आप उसके अंदर होगी। तो उससे क्या होता है कि जब अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम आया है, इससे आपकी रीच ऑल ओवर दी इंडिया है, और बल्कि मैं कहूँगा अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी बिज़नेस के वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो पूरी दुनिया में जाके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और मिनटों में वो जो पेमेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके बैंक अकाउंट में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा फीचर जो हुआ है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी बहुत डिक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। क्योंकि पहले जो था, अगर आप ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो उसके अंदर आपको चार्जेस दे रहे हैं, आप पे ऑर्डर बनवा रहे हैं उसमें आप चार्जेस दे रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस आपको अब नहीं देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद
अगर हम देखें जो आपने जो पॉइंट किया कि जो रिपोर्टिंग का पार्ट है, अगर कैश फ्लो की अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो वो बड़ी इफ़ेक्टिवली इसके साथ हो सकती है, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। पहले आपको ये देखना है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो आप बैंक में जाइए, वहाँ पे जाके चेक करिए कि बैंक में बैलेंस कितना है, कितने मेरे चेक लगने वाले हैं, चेक लगने के बाद मेरा कितना बैलेंस होगा। आज की डेट में वो सारे चक्कर ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, जो आपने पेमेंट कर दी है वो पेमेंट क्लियर हो गई, और जो पेमेंट आपने अभी नहीं करी है वो आपको पता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात देखें, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है एक बहुत ही उम्दा सिस्टम है, क्योंकि आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो पूरी ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड हो रही हैं। वो आपका जो सिस्टम है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, पहले कैश इकोनॉमी के अंदर क्या होता था कि आपको यही नहीं पता कि कितने की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कैश के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और जो इकॉनमी है उसके अंदर जो अपनी बैंक की इकॉनमी है उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भी ये बहुत ही एक मेजर लीप जो हुई है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वजह से हुई है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही संदीप ने, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और सब चीज़ों को साथ में ग्रो करेंगे तब जाके हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बेटर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिजिटल पेमेंट्स शुरू की है तो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, हम दूसरी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार करने की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करते हैं, उस सब से कितना फ़ायदा होगा। देखिए, जैसा कि सर ने और आपने भी शुरुआत में जो इसकी भूमिका बनाई उसमें बहुत ही सही तरीके से बताया कि किस प्रकार से ये कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, और ईज ऑफ डूइंग, जो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्वाभाविक रूप से भारत में जो व्यापार करने की लागत है वो कम होगी। इसको अगर मैं कुछ आंकड़ों के संबंध से अगर आपको प्रूव करना चाहूँ, जैसे सर ने बताया कि इससे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगी। अगर देखा जाए पहले हमारे टैक्स के कलेक्शन क्या थे, अगर डिमोनेटाइजेशन से पहले लगभग 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपया भारत सरकार का जो हर महीने का रेवेन्यू होता था। जब से कैशलेस इकोनॉमी, बल्कि मैं कैशलेस इकोनॉमी के साथ साथ इस डिजिटल इंडिया के 4 महत्वपूर्ण कारकों को हमारे दर्शकों को समझाना चाहूँगा। इट इज ए कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और फेसलेस। अभी जितना भी जो बिजनेस चल रहा है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने में केवल कैशलेस एक महत्वपूर्ण कारक, इसके साथ साथ फेसलेस सारा बिजनेस डिजिटल हो रहा है सर्विसेज के फॉर्म में। जैसे कि आज पहले हम सामान खरीदते, सर ने बताया बाजार जाते थे, छोटे बाजार थे, आजकल बाजार का स्तर बहुत बड़ा हो गया, ई कॉमर्स। इसी प्रकार से उसमें पेपरलेस, पेपर से वेस्ट आती थी सिस्टम में, अब पेपर को, नोट को छापने की और फिर इनवाइस बनाने की भी कीमत थी। तो स्वाभाविक रूप से जब पेपर वर्क कम होगा तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कम होगी और उससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अगर आंकड़ों में समझा जाए, जैसा मैंने बताया कि हम पहले 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए 2015-16 के आसपास हमारा ये टैक्स कलेक्शन था। 2017 में हमने जीएसटी रिफॉर्म्स किए और साथ में डिमोनेटाइजेशन किया और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया। इस महीने की जीएसटी कलेक्शन, अक्टूबर महीने का मैं डेटा आपको दे रहा हूँ, 1,72,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट ईयर हम 2 लाख करोड़ का, इसका मतलब लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का हमने अपने टैक्स कलेक्शन को दुगना किया है। उसके पीछे कारण क्या था? जब कैश इकोनॉमी होती थी, जैसा सर ने बताया, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन टैक्स के दायरे से निकल जाते थे, ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता था, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, इकोनॉमी विद इन इकोनॉमी एक इकोनॉमी होती थी, और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर सरकार के इफेक्टिव रेगुलेशन की कमी थी। अभी हमने अब सभी सेक्टर्स को टैक्स में इंक्लूड करके और इफेक्टिव रेगुलेशन करके कैशलेस, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, और साथ साथ हमने उनको जो है जो एक इसमें से कुछ भूल गए, एक और लेस, उसको करते हुए सरकार ने पूरे इस सिस्टम को, इकोसिस्टम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। इससे निश्चित रूप से भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरा है और रिफ्लेक्टेड है। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भारत दुनिया में अब चुनिंदा देशों में लगभग टॉप 10 कंट्री में आता है। सर्विस इकोनॉमी में, सर्विस एक्सपोर्ट में, लास्ट ईयर हमारा सर्विस एक्सपोर्ट क्या है? डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ हमारा लगभग हमने 292 बिलियन, 300 बिलियन के आसपास हमने केवल सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है।
और उसकी वजह से हमारे जो हमारा टोटल इकोसिस्टम है एक्सपोर्ट का, उसको बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपना रुपया लाने में और रुपया ले जाने में और उनकी टैक्स कंप्लायंस में बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि हमने एक डिजिटल इकोसिस्टम पे किया। लेकिन इसके साथ साथ सोनिया जी, हम इसको अपने जो सिस्टम है इसको हम एक नए स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि पहले सर ने बताया कि ट्रेड का सिस्टम था कि भाई इनवॉइस जनरेट हुआ, उसके बाद पेमेंट होती थी। आजकल हमारी सरकार ने इस डिजिटल इकोसिस्टम को फॉस्टर करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, और हमारे दर्शकों के लिए, वो बिजनेसमैन के लिए समझना बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं ट्रेड्स, TREDES। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, शायद आप सब लोग इसको, व्यापारी लोग विशेष रूप से इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं व्यापारी के रूप में अपना कोई सामान बेचता हूँ, तो मुझे अपना सामान बनाने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए, मैं बैंक के पास जाता हूँ, और बैंक से मैं अगर कहीं भी अगर लोन लेने जाऊं तो कोई 10%, 11%, और उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट और उनके सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर मेरा बायर मुझे कहीं से लोन लेके अरेंज कराए। बिजनेस इकोसिस्टम को फॉस्टर करने के लिए सरकार ने एक ट्रेड्स करके प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं अपना माल बेचता हूँ, इनवॉइस जनरेट करता हूँ, ट्रेड्स पे सबमिट कर देता हूँ, सभी बैंकें डिजिटल सिस्टम के द्वारा मुझे अप्रोच करती है। मैं बैंकों को अप्रोच करूं, इससे अच्छा कि बैंकें मुझे अप्रोच करें और कहें कि देखिए जी, आपको इस क्रेडिट की आवश्यकता है और हम आपका ये ट्रांजैक्शन फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग थी, जो 11% थी या 10% थी, क्योंकि बैंकों के बीच में अब कंपटीशन हो गया है, वो मुझे अब कम रेट पर फाइनेंस करने के लिए तैयार हुए। जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हो तो इस परिप्रेक्ष्य को समझना बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उस पर भी भारत निरंतर स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट का एक तरीके से वेपनाइजेशन हुआ है पिछले जो रशिया यूक्रेन वॉर और अभी उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार से स्ट्रेटजिक रीअलाइनमेंट हो रहा है, हमें भारत की अपनी 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को, अगर मेक इन इंडिया को और अपने सभी इनिशिएटिव को भारत को आगे ले जाना है, तो निश्चित रूप में हमें एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम भी डेवलप करना होगा। अभी लगभग 1 महीना पहले भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, मैं उसको महत्वाकांक्षी इसलिए कहूँगा कि जो पेमेंट एग्रीगेटर इंटरनेशनल लेवल में, जैसे कि पेपॉल, अब हम ट्रांजैक्शन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। आज मैं जयपुर में बैठा हूँ, अपना कुछ हैंडलूम ऑनलाइन बेच रहा हूँ, उसको कोई अमेरिका का व्यापारी $25 में खरीद रहा है, वो $25 कलेक्ट करने के लिए सरकार एक NPCI एक नया सिस्टम डिजाइन करने जा रही है, जिससे कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों, बोथ गुड्स और सर्विसेज के लिए उसको कॉस्ट इफेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली, रेगुलेटरी जो फीमा के रेगुलेशन है उसके अंदर कंप्लाई करते हुए एक नया सिस्टम अपने व्यापारियों को दे सके। और निश्चित रूप से जो जितने भी ये कारक हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और रिफ्लेक्टेड है। भारत दुनिया की इस समय सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, दुनिया के इन्वेस्टरों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इस समय डेस्टिनेशन, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक बिजनेस में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ईज जो है व्यापारियों को और जनता दोनों को हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगले डिस्कशन में ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम डिजिटल पेमेंट हैं तो उसके साथ कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं, और आगे हम इस पर विचार करेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए, जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, परिकल्पना इस बात की तो की ही नहीं जा सकती थी कि आप अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है वो एक सवाल उठता। यही बात कंसल्टेंट्स के लिए, अगर आपको हेल्थ केयर में किसी की कंसल्टेंसी चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर डिजिटल पेमेंट्स होती नहीं। आपको क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयाम खुले हैं संदीप जी, वो भारतवासियों के लिए, आम जनता के लिए कितने बेटर हुए हैं डिजिटल पेमेंट्स के बाद? अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ केयर की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें। जी बिल्कुल सोनिया जी, ये बहुत ही एक लंबा हमने एक लीप ली है इसके अंदर, क्योंकि अब देखिए, अगर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या था कि जब हमें पहली बात तो एडमिशन की बात हो गई, एडमिशन लेने के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते थे, उसके लिए जो पेमेंट्स हमें करनी है उसके लिए बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि इसमें आपको RBI जाके परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो उसको गवर्नमेंट ने बड़ी स्मूथ आउट किया है, और उसको जो पेमेंट्स अब हम कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक कैप ज़रूर लगाया हुआ है कि आप एक साल में, एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके अंदर $2.5 लाख तक की आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए बाहर आप जाते हैं तो उतने की एक लिमिट बनाई हुई है। तो उस लिमिट के अंदर, लेकिन उस लिमिट के अंदर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब जितनी बार भी आप पेमेंट करें, जितनी बार भी आप बाहर जाएं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो एक ये बहुत अच्छा एक सिस्टम डेवलप हो गया है जिसमें कि आप ऑनलाइन की पेमेंट्स आप कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उसका ये पेमेंट का ये एडवाइस आई है, उन्होंने बोला है कि इसका आप पेमेंट करें। अब वो दिखाएंगे बैंक के अंदर, आप LRS की स्कीम में ऑप्ट करेंगे और उसकी आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसमें ज़रूर थोड़ा से टैक्सेस का इम्प्लिकेशन आता है, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है जो पे करना पड़ता है, तो लेकिन उसमें भी कोई समस्या इसलिए नहीं होती है रिफंड भी मिलता है उसमें। जी जी बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था कि उसके अंदर आप अगर अपनी रिटर्न में वो दिखा देंगे कि हमने ये हमारा ये TCS डिडक्ट हुआ है, तो उस TCS पे आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है, मतलब इनकम टैक्स आपका लेस हो जाएगा TCS से। तो ये एक बड़ा अच्छा जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, हमारी सरकार ने डेवलप किया है। उसके अलावा अगर हम जैसे एग्रीकल्चर की बात आपने करी, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स बन गए हैं, उसके थ्रू वो पेमेंट्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं आगे। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। और बिज़नेस की तो बात हमने अभी करी ही थी, बिज़नेस के अंदर तो बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो ही गया है, जिसमें कि हमारी पेमेंट्स बड़ी स्मूथ हो गई हैं, बहुत ही फास्ट हो गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सब जानकारी देने के लिए कि जो जैसे हमारे दोनों गेस्ट कह रहे हैं कि आप डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको वो समय याद होगा जब बिजली का बिल पे करने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और जब 2 बज जाते थे तो वो विंडो ही बंद हो जाती थी। आज आप अपने घर पर बैठकर सिर्फ एक क्लिक से अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बिल का, और किसी भी टाइम वो आप ही को चुनना है। तो एक ही चीज का बस ध्यान रखिए कि फ्रॉडस्टर्स से बचिए, पासवर्ड अपना सुरक्षित रखिए और अपने बायोमेट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।